आपने लोक महत्व के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले को उठाने की अनुमति दी। महोदय, आजादी के विभिन्न सरकारों में लोक कल्याण सामाजिक समरसता के लिए अनेक कानून बनाए गए ताकि हमारा देश सर्वांगीण विकास कर सके। लेकिन महोदय, अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी आता है, किसी पर मुकदमा दायर करता है, अगर वो आदमी मुजरिम है, गलत किया है तो उसको सजा मिले, नो प्रॉब्लम, उसकी जांच हो। लेकिन अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया है और किसी व्यक्ति ने आकर उस पर मुकदमा किया, जिस पर मुकदमा होता है महोदय, उसका पूरा, अगर झूठा मुकदमा, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, समाज में उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, बहन बिटिया की शादी है वो बर्बाद हो जाती है और मुकदमा करने वाला आराम से रहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर बहुत जांच भी की, पूरा प्रयास भी किया करने के लिए कहीं, लेकिन कमी बेसी में मैं महोदय आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस पर सरकार पर भी बोझ आता है, क्योंकि अनगिनत झूठे मुकदमे का आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ता है। समाज में द्वंद्व, तनाव, अनगिनत स्थिति पैदा होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, लोक कल्याण हेतु निर्मित किसी भी कानून के दुरुपयोग कर फर्जी मुकदमा दायर करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कतिपय कारणों में फर्जी मुकदमे को सही ठहराने वाले जांच एजेंसी जिसने उस पर जांच की है, उन पर भी एक कानून बनना चाहिए। तो ये लोग जो अनगिनत अनासय जो किनको मुकदमे में झूठे फंसाया गया है, उन पर नहीं कि जिसने झूठा मुकदमा दायर किया उनके लिए कोई सजा तय होनी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है महोदय, जिस पर सरकार पर भी, न्यायालय पर भी अनगिनत झूठे मुकदमों की फाइल का भार बढ़ता जा रहा है। उससे हम बचेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के इस नए भारत की सोच को, विकसित भारत की सोच को बढ़ाने में ये बहुत बड़ा कदम होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री संजय जायसवाल जी। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भारत नेपाल की 60 किलोमीटर की सीमा है और मेरे रक्सौल से काठमांडू की दूरी महज 145 किलोमीटर है। वहीं पर हमारा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी है, वहीं पर नेपाल का ड्राई पोर्ट भी रेलवेज का मौजूद है। लेकिन उससे दिक्कत क्या हो रही है, हल्दिया पोर्ट से जितने भी दुनिया से सामान नेपाल जाते हैं वो सब मेरे ही रास्ते से रक्सौल से जाते हैं। पर इससे स्थानीय जो हमारे व्यापारी हैं उनको नेपाल के साथ व्यापार जो ट्रेडिशनली सैकड़ों सालों, हजारों सालों से होता था, वो नहीं हो पाता है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध होगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के छौड़ादानों में जहां पहले से इंडियन कस्टम का पोस्ट था, वहां से न केवल नेपाल के लिए आवाजाही का परमिशन दिया जाए, बल्कि सामान का भी आयात निर्यात छौड़ादानों से हो सके। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं। श्रीमती संगीता सिंहदेव जी। Thank you, sir. I wish to raise an issue of urgent importance affecting cotton farmers across western Orissa, especially in the aspirational and drought-prone districts of Balangir, Kalahandi, Nuapada, Raigada and Subarnapur. Odisha contributes significantly to the state's cotton acreage, yet the value chain is presently under severe distress due to procedural restrictions imposed by the Cotton Corporation of India, CCI. This year, CCI has introduced a new rule which forces farmers to sell only in the district of cultivation, restricting their access to nearby districts. With more ginning units and smoother unloading facilities, this has increased transportation burden, waiting time, and has led to underutilization of several units while others face overwhelming rush. Further, the compulsory mobile app-based registration through the Kapas Kisan app has created some hurdles. In many cotton-growing belts, a large number of farmers belong to the tribal community with limited digital literacy and poor internet access. As a result, farmer registrations remain extremely low and procurement has been delayed. Madam, raise your demands, please. I urge the government to direct CCI to remove district-wise barriers, allowing farmers to sell at any convenient procurement center, and permit both online and offline registrations during this introduction year. Thank you, sir.
इंजीनियर अब्दुल सर रशीद। शुक्रिया आपका। सर, आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 30,000 मेगावाट पावर बनाने की क्षमता मौजूद है, ताकत मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से NHPC जो भी प्रोजेक्ट बना रही है, लोकलों को इग्नोर किया जा रहा है। एक MOU है हमारी स्टेट गवर्नमेंट और NHPC के दरमियान, उसकी रूप से उन्हें पावर प्रोजेक्ट वापस लेने से कुछ वो नहीं मिल रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश है सरकार से कि एक लोकल्स को वहाँ प्रायोरिटी दी जाए, चाहे डोडा, रियासी, चिनाब वैली, पीर पंचाल, ऊड़ी, जहाँ भी NHPC के प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ लोकल्स को प्रायोरिटी दी जाए। और उससे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो उनके MOU में जो भी एग्रीमेंट्स हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं, वो उन पर ईमानदारी के साथ उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि हमें कोई पावर प्रोजेक्ट वापस आज तक नहीं मिला। ये ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पूरे ज़ोर से इस हाउस के आगे, सरकार के आगे रिक्वेस्ट रख रहा हूँ कि हमें पावर प्रोजेक्ट वापस दिए जाएं। जो आपने MOU किया है उसमें कोई बदअंती न की जाए। एंड डोंट अलाउ NHPC to act like East India Company. It is looting our resources. हम कहाँ जाएं, हमारे लोग कहाँ जाएं, वहाँ हजारों लोग बेरोजगार हैं, लोकल को प्रेफरेंस जाए। थैंक यू सर। मल, असित कुमार मल जी। और इस MP फंड बढ़ा दिया जाए। Sir, there is no train morning to afternoon from Ramprot railway station to Sialda station via Amadpur, Lavpur, Katwa station. I would like to request to the Honorable Railway Minister, through you, please provide the new train from Ramprot railway station to Sialda railway station via Amadpur, Lavpur, Katwa for the interest of the passenger. Thank you, sir. थैंक यू। श्री इंद्रहांग सुब्बा जी। सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिक्किम के संदर्भ में बड़े लंबे समय से पेंडिंग रहा एक महत्वपूर्ण इश्यू को यहाँ रखने जा रहा हूँ। सिक्किम जब भारत का एक अभिन्न अंग बना, तब सिक्किम के भूटिया, लेप्चा और नेपाली सारे एक ही साथ में देश का नागरिक बना। लेकिन भूटिया लेप्चा कम्युनिटी को और 2003 में लिम्बू और तामांग को शेड्यूल ट्राइब बनाया गया। लेकिन आज भी 12 एथनिक कम्युनिटीज़ है जिसका डिमांड स्टेट गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट को बहुत पहले से दिया है और आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। असेंबली में भी रिजोल्यूशन पास किया गया है, लेकिन आज भी 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज़ को ट्राइबल नहीं दिया गया है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है यूनियन गवर्नमेंट से कि सिक्किम का स्पेशल प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए और सिक्किम के सोसाइटी में इक्विटी और इक्वालिटी को, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी को आगे देखते हुए इन 12 कम्युनिटीज़ को भी ट्राइबल में घोषित किया जाए। शोतेलाल जी। शोतेलाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। हमारे लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश जनपद सोनभद्र में पंचायत चुनाव में एसटी बहुल वाले क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर प्रधान, BDC, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और आरक्षण नहीं मिला है। 2020 के पंचायत चुनाव में जहां एसटी बहुल क्षेत्र नहीं है वहां एसटी आरक्षण दिया गया है। आयोग मनमानी किया है। इस बार पंचायत चुनाव 2026 में होना है, इसे सुधार किया जाए। सोनभद्र में 21-22% एसटी हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वोट तो लेती है आदिवासियों का, दलितों का, लेकिन चुप बैठती है। वहाँ आयोग गलती किया है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि सुधार किया जाए। श्री मनोज तिग्गा जी। मनोज तिग्गा जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस पवित्र सदन में मेरे क्षेत्र की समस्या को उठाने का इस शून्यकाल में अवसर प्रदान किया। मेरे अलीपुरद्वार क्षेत्र के मादारीहाट में दलगांव जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आरओबी का काफ़ी समस्या है। आरओबी ना होने के कारण वहाँ घंटों जाम रहता है और वहाँ काफ़ी पेशेंटों की मृत्यु हुई और माओ ने वहाँ पर बच्चे को जन्म भी दे दिया। इस तरह का जाम रहता है। दूसरा, कमक्खागुड़ी जो कुमारग्राम विधानसभा के अंतर्गत है वहाँ भी आरओबी की ज़रूरत है, वहाँ भी आरओबी दरकार है। और साथ ही दलगांव स्टेशन में पॉइजनस डोलोमाइट का साइडिंग होता है जिसके कारण प्रदूषण होता है और उसको दलगांव रेलवे स्टेशन से मुजनई रेलवे स्टेशन में शिफ्ट करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। साथ ही राज्य सरकार से अनुग्रह करता हूं, पश्चिम बंगाल सरकार से, ताकि सहयोग करे, ताकि दलगांव में और कामाख्यागुड़ी में आरओबी तथा डोलोमाइट साइडिंग में सहायता मिल सके। धन्यवाद सभापति राजकुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने आज बोलने का अवसर प्रदान किया। रोजगार गारंटी योजना आदिवासी दलित पिछड़े इलाके के लिए अंदर
कहे कि एक रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वर्तमान संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर में रोजगार गारंटी का जो बजट है रिलीज नहीं किया जा रहा है, और पूरे राजस्थान में 1500 करोड़ केंद्र सरकार का जो बजट है वो बजट रिलीज नहीं हुआ है, तो वो जल्दी रिलीज करे। और संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा में मेट कारीगर और सरपंचों का जो एफटीओ नहीं हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है, और जो काम सैंक्शन वर्तमान में नहीं किए जा रहे हैं, और विशेषकर सर डूंगरपुर जिले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का गठबंधन से जिला प्रमुख बैठा हुआ है, तो वो इसकी वजह से वहां पर रोजगार गारंटी योजना वर्तमान में ठप पड़ी हुई है, तो वहां के लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि केंद्र सरकार ध्यान दे और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना का बजट रिलीज किया जाए और वहां के लोगों को रोजगार दिया जाए। श्रीमती ऋषि बीरा जी, श्रीमती ऋषि बीरा। महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग पिछले कई दशकों से यहाँ के अधिवक्ता लगातार आवाज उठाते रहे हैं। न्याय तक आम नागरिक की पहुँच आसान, सस्ती और समयबद्ध हो। इस क्षेत्र के लोगों को आज भी मामूली मामलों में भी इलाहाबाद की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे आर्थिक और मानसिक रूप से कठिनाइयां सामने आती हैं। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, रामपुर, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर जैसे बड़े जिलों के लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर इलाहाबाद जाकर न्याय की तलाश करते हैं। दूरी बढ़ने से न केवल मुकदमों की लागत बढ़ती है, बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए न्याय पाना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन और रैलियां करते आए हैं। अरे 15 दिन में पहली बार टाइम मिला है, 1 मिनट बोलने दीजिए। और जनप्रतिनिधियों से बार बार इस मुद्दों को उठाने की मांग करते हैं। अधिवक्ताओं का तर्क है कि प्रदेश में और स्टेट्स के अंदर भी कई बेंच हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जैसे विशाल क्षेत्र में एक और बेंच होना अनिवार्य है। न्यायिक संतुलन के विरुद्ध है। इस देश में सबके लिए न्याय की बात होनी चाहिए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए भी न्याय के हकदार हैं। अतः आपसे मांग करती हूँ, कानून मंत्री जी से मांग करती हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाए। धन्यवाद। राम शिरोमणि वर्मा जी। धन्यवाद स्पीकर सर। मैं आज एक अत्यंत गंभीर और देश के लाखों शिक्षकों की पीड़ा को इस सदन में रखना चाहता हूं। महोदय, शिक्षकों के ऊपर अचानक से टेट परीक्षा की अनिवार्यता को थोपने के कारण लाखों वरिष्ठ शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में ढकेल दिया गया है। 1 सितंबर 2025 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में करीब 25 लाख शिक्षक और केवल उत्तर प्रदेश में ही लगभग 2 लाख शिक्षक इस निर्णय से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये फैसला न सिर्फ उनकी नौकरी की सुरक्षा पर खतरा है, बल्कि 15 से 20 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे अनुभवी, योग्यता प्राप्त और लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों को बेवजह मानसिक तनाव में डाला गया है। महोदय 40 से 55 वर्ष आयु के वर्ग के उम्र दराज और रिटायरमेंट के करीब पहुंचे शिक्षकों पर प्रतिस्पर्धा का बोझ डाला गया है। महोदय, इस निर्णय से शिक्षा व्यवस्था को बड़ा नुकसान हो रहा है। सर मांग करने दीजिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मेरी मांग है कि इस संबंध में सरकार द्वारा तुरंत अस्थायी अध्यादेश लाया जाए। पहले से नियुक्त और योग्य सेवा दे रहे शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से छूट दिया जाए। उन्हें प्रमोशन, सेवा सुनिश्चितता और काम जारी रखने की गारंटी दिया जाए। 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा रिटायरमेंट के करीब पहुंचे शिक्षकों के लिए छूट प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्यगण, आप सभी का हम कोशिश करेंगे जितना है माननीय सदस्यगण सबका विषय आ जाए, लेकिन आधा मिनट में आप खत्म कीजिएगा, आधा मिनट में, ठीक है। श्री सोलंग सांगमा जी। Chairman sir, now the program of the union government is to reduce the infant mortality rate and the women's mortality rate. But the front workers who is working on the ground tirelessly, they are going to door to check and survey the TB, those who are having this HIV, those who are having all the other diseases. But to my surprise, Mr. Chairman sir, there is no such social security for these Anganwadi workers and ASA workers who are spending their entire life
Mr. Speaker, sir, I would like to urge from the government the implementations of minimum wages to ensure the coverage of their fair compensations for them, and then regular and timely payment for the Anganwadi and ASA workers, social security benefit and maternity benefit, career progressions, legal recognitions and occupational safety, and at least give them Thank you. prior redressals for these Anganwadi and then ASA workers. Shri Thank Ji you, Kumar Mr. Naik ji. Chairman, Ji sir. Kumar Naik. Thank you very much, sir. So I have only two demands, sir, regarding maize and sugarcane. The screen. For maize, sir, please extend price deficiency payment scheme. Prepone the procurement from April-May 2026 to December 25. Reduce paddy share from 40% to 30% in ethanol. For sugarcane, sir, fix the base FRP at 3,550 rupees per ton at 9.5% recovery rate. Revise the MSP of sugar to rupees 41 per kg. Okay. Raise, 1 second, sir. Raise ethanol prices by 4 to 5 kgs, 4 to 5 rupees per litre. And lastly, sir, permit higher sugar exports. This will help farmers of Karnataka in a big way, sir. Shri Thank you S.S. so Jamir much. ji. S.S. Jamir. वाह बधाई कंग्रेचुलेशन बड़ी संघर्ष के बाद The Nagaland literacy rate is 95%, and out of that, 29% is at the age of between the age of 15 and 29. Now, the Nagaland, we also need to catch up with the regional equality, human resources development, economic growth, national integrations, and the coverage with the goals of Viksit Bharat 2047 with all the Northeast states. Now, sir, we don't have the central colleges. So I want to request through your chair that if the Nagaland can provide one central law college, one engineering college, because as of now, we don't have any government college in our state. Thank you. नीरज मौर्य जी. नहीं है. ठीक है. श्री आदित्य जादव जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय समय देने के लिए। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी लोकसभा क्षेत्र बदायूं उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लोकसभा में दो मुख्य मार्ग हैं, जो एक बदायूं से मुरादाबाद के लिए मुख्य मार्ग है, वहीं तथा एक मुख्य मार्ग बदायूं से बिजनौर को है। अध्यक्ष महोदय, बदायूं से मुरादाबाद के रास्ते में नगर पंचायत वजीरगंज तथा नगर पालिका पार्षद बिसौली पड़ती है, जहां पे बहुत घनी आबादी है, लेकिन वहां पे तथा उसी के साथ साथ एक नगर पालिका बिलसी और नगर पालिका वजीरगंज पड़ती है। इन दोनों ही मुख्य मार्गों पे ये जो दो कस्बे पड़ते हैं अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे बहुत जाम की समस्या हो जाती है। अगर वहां से एक बाईपास बनता है तो जाम की समस्या तथा बच्चों को स्कूल जाने में आसानी होगी। और जो समय समय पे एक्सीडेंट होते हैं, कुछ ही समय पहले अध्यक्ष महोदय रोड के बगल में जो गांव पड़ता था, वहां पे 4-5 लोग थे, उनकी एक घटना में 5 लोगों की मौत हुई थी। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए सड़क को दुरुस्त करते हुए तथा उसको चौड़ीकरण और एक नए बाईपास बनाने की मांग रखता हूं। धन्यवाद। विजय बसंत. Thank you, Honorable Speaker, sir. I rise to highlight the critical issues affecting the fishing communities of Kanyakumari district. The Tengapatnam fishing harbour safety crisis, lack of reliable deep-sea communication system, and inadequate marine conservation framework are just a few major challenges they face. The fundamental difference between the fishing and the farming is often overlooked in laws and regulations, leading to conflict and livelihood insecurity. It is imperative that we recognize the unique socio-economic and ecological realities of fishers. I urge the Minister to form a joint high-level expert committee comprising marine scientists, socio-economic and legal experts, coastal MPs and local stakeholders. This committee should conduct a detailed study on fishing and farming livelihoods, revive existing marine laws and regulations, recommend science-based participatory reforms for sustainable livelihood, formulate a long-term roadmap for safety, conservation, and economic development. Thank you, this committee's recommendation will help to protect the livelihoods of coastal communities and safeguarding marine श्रीमती ecosystems. ज्योत्सना Thank you, महान sir. जी. नहीं है. श्री मनोज कुमार जी. यस यस मनोज कुमार महोदय। यस.
माइक दिया जाए महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से केंद्र सरकार को बिहार में SC/ST बढ़ते अत्याचार के मामले से अवगत कराना चाहता हूं। महोदय, बिहार में SC/ST एक्ट के तहत गठित मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय निगरानी समिति की पिछले 3 वर्षों से बैठक नहीं हुई है, जिसके कारण दलितों के ऊपर में अत्याचार बढ़ा है। और महोदय, बिहार में कुछ ऐसे गांव हैं जिसमें दलितों के ऊपर में इतना अत्याचार हुआ कि गांव ही छोड़ के चले गए। महोदय, उदाहरण के लिए समस्तीपुर का पूसा बताना चाहता हूं। महोदय, आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि बिहार सरकार में जितना जल्दी हो सके ये जो मीटिंग SC/ST के लिए जो निगरानी समिति गठित है, नहीं बैठक हो रहा है, उसको कंटिन्यू तुरंत चालू कराया जाए। और महोदय, जितना अत्याचार SC/ST के ऊपर हो रहा है रोक लगाया जाए। महोदय 10 सेकंड